जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम आगे का जो हमारा कॉर्डेटा है जिसमें हम संघ कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने संघ कॉर्डेटा जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो वर्ग थे उनके बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम संघ आकार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की जो रीढ़ की हड्डी होती है वह नहीं पाई जाती है, उसे हम कहते हैं संघ आकार्डेटा। और इस संघ आकार्डेटा के अंतर्गत कुल 9 संघ आते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे संघ पॉरीफोरा और फिर आगे पढ़ेंगे निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनालिडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मिटा, ऑर्थोपोडा और हेमिकार्डेटा। तो यह कुल 9 हमारे क्या है संघ हैं जो कि संघ आकार्डेटा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो चलिए हम इसमें पहले संघ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसका संघ है उसका नाम है संघ पॉरीफोरा। और इस संघ का जो पहली बार शब्द का प्रयोग किया था वह रॉबर्ट ग्रांट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। कहने का अर्थ है कि जो पॉरीफोरा शब्द है इसका पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया था। आगे है इस संघ के जंतुओं को हम स्पंज कहते हैं, क्योंकि पॉरीफोरा का मतलब ही क्या होता है स्पंजी। तो ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर स्पंज के समान स्पंजी होता है, मुलायम होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं पॉरीफोरा कहते हैं। पॉरीफोरा का अर्थ होता है छिद्र धारक या छिद्रयुक्त, क्योंकि जो स्पंज होता है उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं, जिनमें से हवा क्या होती है अंदर आसानी से चली जाती है। तो स्पंज मतलब छिद्र धारक या छिद्रयुक्त आकृति। ठीक है। आगे हैं जितने भी संघ पॉरीफोरा के जीव जंतु होते हैं वह कैसे होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आगे हैं यह द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही चीज में जो एक जंतु है उसी में नर जनन अंग होगा और उसी में मादा जनन होगा। दोनों अंग एक ही उसमें जीव में पाए जाते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं द्विलिंगी, या फिर द्विलिंगी को ही हम क्या कहते हैं उभयलिंगी भी कहते हैं। ठीक है। आगे है इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब ये अपने आप से ही 1 से 2, 2 से 4 मतलब अपने आप में विभाजन करके वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये द्विलिंगी होते हैं। ठीक है। आगे है इसी में इनका जो प्रजनन होता है वह लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से आंतरिक होती है। तो ये जो निषेचन होता है इसका मतलब होता है कि जब किसी भी नर जनन अंग का शुक्राणु मादा जनन अंग के अंडाणु से मिलता है तो दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन कहते हैं निषेचन। तो इनमें जो निषेचन होता है वह कैसा होता है आंतरिक, मतलब अंदर की तरफ होता है। ठीक है। आगे है इसमें कि इस संघ के जीवों के शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों को हम क्या कहते हैं ऑस्टिया कहते हैं। ऊपर पीछे पढ़ के आए हम कि ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर स्पंज के समान छिद्रयुक्त होता है उन्हें ही हम पॉरीफोरा कहते हैं, और जो अनेक छिद्र होते हैं उस छिद्र को अपन क्या कहते हैं ऑस्टिया कहते हैं। जबकि इनका जो आगे वाला भाग होता है उसमें एक बहुत बड़ा छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को ये बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। अनेक प्रकार के छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं संघ पॉरीफोरा में। ठीक है। और संघ पॉरीफोरा में यदि उनके शरीर के आगे वाले भाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है तो उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है। आगे यह प्रायः जलीय जीव होते हैं जो कि समुद्र और जलाशयों में पाए जाते हैं। तो संघ पॉरीफोरा के जीव मुख्य रूप से जल में ही निवास करते हैं। उदाहरण साइकन, हाइलोनेमा, यू स्पंजिया, यू प्लेक्टेला, स्पंजिला और ल्यूकोसोलिनिया। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे सभी के सभी हमारे संघ पॉरीफोरा के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे है इसमें संघ पॉरीफोरा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें सबसे पहला बिंदु है कि जो स्पंजला होते हैं मुख्य रूप से मीठे जल में पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पीछे मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉरीफोरा जगत के जीव जंतु होते हैं वह जलीय होते हैं, और किस प्रकार के जल में निवास करते हैं तो आंसर हो जाएगा मीठे जल में निवास करते हैं। आगे है जो यू स्पॉन्जिया होता है वह एक साधारण स्नान स्पंजी होता है, मतलब जैसे हम नहाने के लिए जो हम रबड़ का स्पंजी यूज़ करते हैं उसी प्रकार से इसकी आकृति होती है, और इसका उपयोग हम शरीर से मैल को साफ करने के लिए भी करते हैं।
ठीक है। आगे है यूप्लेक्टिला को हम वीनस की पुष्प की मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। आईएमपी पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि वीनस के पुष्प की मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया किसे कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला नाम का जो पॉरीफोरा है उसी को अपन वीनस के पुष्प की मंजूषा कहते हैं। ठीक है। अब आगे है इसमें दूसरा संघ जिसका नाम है संघ निडेरिया। तो जो संघ निडेरिया होता है इसी को अपन सीलेन टेट्रा के नाम से भी जानते हैं। आगे है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लूकर्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और जो संघ निडेरिया के जीव जंतु होते हैं उनका शरीर बहुकोशिकीय होता है जो कि अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे है इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय का मतलब होता है कि इनमें बाहर की तरफ एक परत होती है और एक अंदर की तरफ होती है। बाहर वाली परत को हमेशा एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली परत को एंडोडर्म या फिर गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तो दो नाम याद रखेंगे। मुख्य रूप से जीव जंतुओं में तीन परतें होती हैं। पहली वाली का नाम होता है एक्टोडर्म, बीच वाली का नाम होता है मीजोडर्म और आखिरी वाले का नाम होता है एंडोडर्म। लेकिन जो संघ निडेरिया होते हैं इनमें केवल दो ही परतें होती हैं, बाहर वाली और अंदर वाली। तो ये दोनों नाम आप इसमें याद रखेंगे। आगे है इनके शरीर में केवल एक ही गुहा होती है जो कि हम अंतर गुहा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। आगे है इसमें कि इनका शरीर अरिये सममित होता है। इसका मतलब है यदि इनको हम बीच में से काटते हैं तो इनका शरीर दो भागों में नहीं बंटता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा तितली को, तो तितली को जब बीच में से आप उसको लाइन खींचेंगे वर्टिकली तो क्या होगा, एक हिस्सा इस तरफ होगा दूसरा इस तरफ, तो उसको बोलते हैं अपन द्विसम्मितीयकार। लेकिन यदि बीच में से अलग करते हैं और दो अलग अलग भाग नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन अरिये सम्मित। तो ये आप याद रखेंगे कि संघ निडेरिया के जीव जंतु अरिये सममितीयकार होते हैं। आगे है इनके शरीर पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पॉइंट भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है इनमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वह लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। लैंगिक में मुख्य रूप से युग्मक होता है और अलैंगिक में मुख्य रूप से मुकुलन होता है। तो आगे जब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको जो ये प्रजनन वाला पार्ट है ये समझा दूंगा ठीक से कि युग्मक क्या होता है, मुकुलन क्या होता है और लैंगिक क्या होते हैं और अभी फिलहाल में केवल आप याद कर लीजिए कि संघ निडेरिया के अंतर्गत लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। आगे है इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, अभाव। मतलब ये सभी तंत्र इस संघ के जीव जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। परंतु इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है और उत्सर्जन की क्रिया होती है वह मुख्य रूप से त्वचा से होती है, क्योंकि इनके लिए कोई विशेष प्रकार का अंग इनके शरीर में नहीं होता है। इसीलिए यह सभी काम कहाँ से होते हैं, इनकी जो ऊपर की त्वचा होती है उसी के माध्यम से श्वसन करते हैं ये और उसी से क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। आगे है इनमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। क्यों पाई जा रही है, क्योंकि यह भी उभयलिंगी होते हैं दोनों प्रकार के। तो इनमें भी अपने आप में रीजनरेशन की क्षमता होती है जिससे ये 1 से 2 और 2 से 4 करके गुणित रूप में अपने आप को विभाजित करते चले जाते हैं। ठीक है। आगे है संघ एनालिडा से संबंधित उदाहरण जो कि मुख्य रूप से हम इसमें पढ़ते हैं। तो हाइड्रा, फाइसेलेरिया, ओमिलिया, जो हमारा निडेरिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो ये हम बात कर रहे हैं। ऑरेलिया, पेनाटोला, सी एनीमोन, गोगोर्निया और जेलीफिश, ये याद रखेंगे मुख्य रूप से। तो जितने भी ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सभी संघ निडेरिया के क्या है, हमारे जीव जंतु हैं। आगे है संघ निडेरिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला बिंदु है हाइड्रा। तो हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, मतलब ये कभी मरता नहीं है, स्वयं को क्या रखता है, हमेशा के लिए जीवित बनाए रखता है। अगला बिंदु है कि आरेलिया को साधारणतः जेलीफिश के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ ऊपर हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो यही क्या कहलाती है, ऑरेलिया कहलाती है। अगला बिंदु है गॉर्गोनिया को हम समुद्री पंखा कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है गॉर्गोनिया नाम का जो निडेरिया संघ का जीव होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुद्री पंखा कहते हैं। और जो पेनाटोला नाम का निडेरिया होता है इसे हम समुद्री कलम के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है फाइसेलिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, को
पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसे उल्टा करके देखते हैं तो यह एक जंग के जहाज की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसे फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें अगला संघ जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिंथीज, जो कि हमारे इसका तीसरा संघ है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले गीगेनबार नाम के वैज्ञानिक ने किया था। आगे है कि जो प्लेटीहेल्मिंथीज होता है इसका अर्थ होता है चपटे आकार के कृमि, जिनकी आकृति फीते के समान होती है। फीता देखा होगा जो कि चोटियों में लगाया जाता है। जब हम स्कूल जाया करते थे तो उस समय जो लड़कियां होती हैं वह अपनी चोटियों में फीता लगाती थी। ठीक है, आजकल तो ये लगाना बंद ही कर दिया है बच्चों ने। तो जो चपटे आकार के फीते होते हैं उसी प्रकार की आकृति होती है प्लेटीहेल्मिंथीज की। ठीक है, आगे है इनका शरीर द्विपार्श्विक होता है। द्विपार्श्विक का मतलब होता है कि ये इनका मान लो क्या है शरीर, यदि बीच में से तोड़ेंगे तो एक भाग इस तरफ और एक इस भाग, तो दोनों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, तो उसे अपन कहते हैं द्विपार्श्विक। और ऊपर अपन ने लिखा था एक और, इससे पहले निडेरिया में वहाँ पे लिखा था कि अरीय सममितीयकार होते हैं, मतलब बीच में से उनको काटने पर वो दो भागों में विभाजित नहीं होते हैं। तो संघ प्लेटीहेल्मिंथीज के सारे जंतु कैसे होते हैं, द्विपार्श्विक सममितीयकार होते हैं। आगे है इनके शरीर में त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से सबसे बाहर वाली संरचना होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मीजोडर्मल और सबसे अंदर की होती है एंडोडर्म। तो ये तीनों नाम आप इसमें याद रखेंगे क्योंकि इस संघ के जीवों में ये तीनों परतें उनके शरीर में पाई जाती हैं। आगे है इसमें कि इस संघ के जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बाद है श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र, ये तीनों प्रकार के तंत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो भोजन को पचाने वाला तंत्र होता है पाचन, वो इनों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, आगे है इसमें कि यह उभयलिंगी होते हैं, मतलब एक ही जीव में नर जनन अंग होता है और एक ही जीव में मादा जनन अंग होता है, अर्थात यह उभयलिंगी होते हैं। और इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है मुख्य रूप से किस प्रकार से होती है, आंतरिक होती है। ठीक है, आगे इस संघ के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया ज्वाला नाम की कोशिकाओं के द्वारा होती है, तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, आगे इस संघ के जीवों में सर्वप्रथम अंग तंत्रों का विकास होना प्रारंभ हुआ था, और इसमें पहला कौन सा अंग तंत्र बना था, तो आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। क्योंकि इससे पहले जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी, क्योंकि इस प्रकार के जीव जंतुओं में रक्त श्वसन कंकाल ये तंत्र नहीं पाए जाते हैं, पहला तंत्र बनना शुरू हुआ था, वो भी कौन सा था, पाचन तंत्र। ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको ये बात, तो ये बात नीचे आपकी आ गई, यहाँ पर आप इसको रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है, अब आगे है इसी में प्लेटीहेल्मिंथीज में कि इस संघ के अधिकांश जीव जो होते हैं वह क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होते हैं। आगे है इस संघ के जीवों के उदाहरण, तो आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया, सिस्टोसोमा, सोलियम और एम्फिलीना, हिपेटिका, पैरागोनियम। तो जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे सारे के सारे क्या है, हमारे प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जीव जंतु है। ठीक है, आगे है प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसका सबसे पहला बिंदु है कि टीनिया सोलियम नाम का जो एक हमारा प्लेटीहेल्मिंथीज है, इसे हम फीता कृमि नाम से भी जानते हैं, जो कि मनुष्यों की जो छोटी आंत होती है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का अंतः परजीवी होता है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि मनुष्यों की छोटी आंत में किस प्रकार का प्लेटीहेल्मिंथीज पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फीता कृमि। और ये किस प्रकार का होता है, तो आंसर हो जाएगा अंतः परिजीवी होता है, और इसका एक और नाम क्या होता है, टीनिया सोलियम। आगे है सिस्टोमा नाम का जो हमारा प्लेटीहेल्मिंथीज है, इसे अपन रक्त पर्णाव भी कहते हैं, मतलब ब्लड फ्लू करके भी हम इसको पढ़ते हैं। अगला बिंदु है इसी में कि फैसिओला और हिपेटिका एक साधारण यकृत पर्णाव है, जो कि गाय, भैंस और भेड़ की जो पित्त की थैली होती है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर की छोटी आंत के अंदर ये वाला कृमि पाया जाता है, उसी प्रकार से गाय, बैल और भैंस की जो आंतें होती हैं उनका जो लीवर होता है उसमें
फैसिओला हिपैटिका नाम का प्लैटीहेल्मिन्थेस पाया जाता है, और जो कि पित्त रस के जो हमारा पित्ताशय होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला बिंदु है इसमें कि पैरागोनिमस नाम का जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है, इसे एक हम फेफड़ा कृमि के नाम से जानते हैं। जैसे कि ऊपर अपन ने नाम लिखे हैं, इसको अपन रक्त पर्णाभ कहते हैं, इस वाले को अपन यकृत पर्णाभ कहते हैं, इस वाले को फेफड़ा कृमि कहते हैं, और ऊपर वाले को फीता कृमि कहते हैं। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब आगे है इसमें संघ एस्केनहेल्मिन्थेस, जो कि हमारा अगला संघ है। तो इस संघ को हम निमेटोडा नाम के से भी जानते हैं। किसको? एस्केनहेल्मिन्थेस को। आगे है साधारणतः इन्हें गोल कृमि या फिर राउंड वर्म या फिर सूत्र कृमि के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से जो ऊपर हम पढ़कर आए थे प्लैटीहेल्मिन्थेस, उसे हम फीता कृमि कह रहे थे। तो ये जो नीचे वाले हैं हमारे एस्केनहेल्मिन्थेस, इनकी आकृति गोल कृमि के समान होती है, इसलिए इसे हम गोल कृमि या फिर सूत्र कृमि भी कहते हैं। आगे इनका शरीर भी कैसा होता है? द्विपार्श्विक सममितीयकार होता है, मतलब बीच में से काटने पर दो बराबर भागों में बंट जाता है। अगला बिंदु है कि इस संघ के जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, परंतु इनके शरीर में तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र पाए जाते हैं। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम संघों में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनके शरीर में जो तंत्र हैं उनका क्या होता जा रहा है? विकास होता जा रहा है। इससे पहले वाले में केवल पाचन तंत्र था, तो अब अगले वाले में पाचन तंत्र भी आ गया और तंत्रिका तंत्र भी आ गया, ठीक है। अगला है, यह सामान्यतः जलीय, स्थलीय या फिर परजीवी होते हैं। ये प्लैटीहेल्मिन्थेस की तरह ही क्या होते हैं? परजीवी जीव होते हैं, ठीक है। अगला बिंदु है इसमें कि इनके शरीर पर एक कड़क, जिसे अपन बोलते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल का मतलब होता है उपचर्म, चर्म के ऊपर एक और जो पतली सी परत होती है उसी को बोलते हैं अपन उपचर्म। तो जितने भी हमारे एस्केनहेल्मिन्थेस नाम के जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर पर एक कड़क क्या होती है? उपचर्म पाई जाती है, ठीक है। आगे है, यह एक लिंगी होते हैं और इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वह कैसी होती है? आंतरिक निषेचन होता है, मतलब वो खुद ही अपने शरीर के अंदर क्या कर लेते हैं? आंतरिक निषेचन कर लेते हैं, ठीक है। आगे है उदाहरण। तो संघ एस्केलमेंथीस से संबंधित जो जीव जंतु हैं वह कौन कौन से हैं? एस्केरिस, वूचेरिया, एकाइनलोस्टोमा, ट्राइकिनेला और फाइलेरिया और हुकबर्म। तो जितने भी ये नाम मैंने यहाँ पे अभी पढ़े हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? हमारे संघ एस्केलहेल्मिन्थेस के जीव जंतु के अंतर्गत कहलाते हैं। आगे है संघ एस्केलमेंथीस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला बिंदु है इसमें कि जो बूचेरिया नाम का एस्केलमेंथीस होता है वह मनुष्यों में फाइलेरिया नाम का रोग उत्पन्न करता है। दूसरा है एस्केरिस नाम का जो एस्केलहेल्मिन्थेस होता है, यह मनुष्यों की छोटी आंत में पाया जाता है और यह शरीर के अंदर एस्केरिएसिस नाम का रोग उत्पन्न करता है। अगला बिंदु है कि ट्राइकिनेला नाम का एस्केलहेल्मिन्थेस जो होता है वह मनुष्य और सूअरों की आंत में पाया जाता है और इससे ट्राइकिनोसिस नाम का रोग मानव के शरीर में हो जाता है। तो ये तीन बिंदु भी आप इसमें याद रखेंगे जो कि हमारे संघ एस्केलमेंथीस से संबंधित हैं, ठीक है। अब आगे है इसमें अगला संघ जिसका नाम है संघ एनालिडा। संघ एनालिडा की जब बात करते हैं तो इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि इस संघ के जीव जो होते हैं वह खंड युक्त होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहते हैं, इसलिए हम इन इन जीवों को हम क्या कहते हैं? खंडित युक्त जीव भी कहते हैं। और इनके जो प्रत्येक खंड की हम बात करते हैं तो उसमें एक क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है, जिसे आप हिंदी में वलय कहते हैं। इसी की वजह से इनका नाम क्या रखा जाता है? एनालिडा रखा जाता है। तो इसमें जो आपको याद रखना है वह क्या होगा कि एनालिडा संघ के जो जीव जंतु होते हैं उनका शरीर छोटे छोटे खंडों में बटा होता है और इसके एक खंड को हम क्या कहते हैं? वलय कहते हैं और इन्हीं के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? एनालिडा रखा गया। आगे है इसी में कि जंतुओं के विकास क्रम में वास्तविक
देहगुआ का उदय सर्वप्रथम इन्हीं में माना जाता है। कहने का मतलब है अभी तक हम जितने भी जीव जंतु पढ़कर आए हैं इस वाले संघ में, तो उन सभी जीव जंतुओं में पहली बार वास्तविक रूप से देहगुआ मतलब शरीर के अंदर कोई छोटा सा छिद्र पहली बार इनमें पाया जाता है। क्या नाम हो जाएगा? संघ एनालिडा। आगे है, यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं और इनका शरीर भी त्रिस्तरीय होता है। मतलब इनके शरीर में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म नाम की 3 परतें पाई जाती हैं। ठीक है। अगला बिंदु है इसमें कि इनका शरीर द्विपार्श्विक सममितीयकार होता है। मतलब बीच में से यदि उसको अपन काटते हैं तो इनका शरीर भी 2 बराबर भागों में बट जाता है। आगे इस संघ के जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और किस प्रकार का होता है? वो बंद होता है। मतलब छोटी छोटी जो वाहिकाएं होती हैं उनके अंदर रक्त का प्रवाह होता है। आगे इस संघ के जीवों में श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा और क्लोम के द्वारा होती है और इनमें सभी प्रकार के जो अंग तंत्र होते हैं वह धीरे धीरे क्या होते हैं? विकसित होते हैं। आगे है, इनके प्रजनन की जो क्रिया होती है वह आंतरिक निषेचन के द्वारा पूर्ण होती है और इनमें जो लिंग होते हैं, कुछ कुछ जीव जंतु इनमें एक लिंगी होते हैं और कुछ कुछ उभयलिंगी होते हैं। मतलब किसी किसी में केवल मादा जनन अंग होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? नर जनन अंग होगा। और कुछ कुछ जीव जंतुओं में दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है। आगे है इस संघ के उदाहरण, जिसमें है नैरीस, एफ्रोडाइट, केंचुआ, जोंक, पॉलीगॉडियस और रेतकृमि। तो ये सभी मैंने जो नाम अभी पढ़े हैं ये सभी के सभी संघ एनालिडा के अंतर्गत लिखे व पढ़े जाते हैं। आगे है संघ एनालिडा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि नैरीस नाम का जो एनालिडा होता है उसे हम सीपी कृमि कहते हैं या फिर इसी को अपन चीर कृमि भी कहते हैं और इसी को अपन समुद्री पाली कीट भी कहते हैं। तो इसके लिए यह आप 3 बातें याद रखेंगे कि नैरीस के ये 3 अन्य नाम होते हैं। आगे है कि हिरुडिनेरिया को हम सामान्यतः जोंक के नाम से जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो जांघ होती है थाई, उसमें जोंक आके चिपक जाती है और वो हमारे शरीर के खून को पीने लगती है। इसीलिए ये जो जोंक है यह एक बाह्य परजीवी है और ये रक्त आहारी है। मतलब इसका आहार ही क्या है? रक्त। रक्त को पीना। ठीक है। और ये खून चूसते समय क्या करता है? अपने मुख की जो लार होती है उसमें से प्रतिस्कंदन प्रोटीन का निर्माण करता है या उसकी लार में ये पहले से ही मिला होता है और इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हेपेरिन का क्या करता है? ये स्त्रावण करता है। आगे है प्रयोगशाला में जो जोंक की लार होती है उससे कृत्रिम हेपेरिन का निर्माण किया जाता है और जो कृत्रिम हेपेरिन होता है इसे हम हीरोडिन के नाम से जानते हैं। तो ये बात आईएमपी है, आप इसे याद रखेंगे। अब इसमें आप जान लीजिए कि जो प्रोटीन मैंने लिखा हुआ हेपेरिन, इसका काम क्या होता है। हेपेरिन हमारे शरीर के खून में एक प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यह शरीर के अंदर बहने वाले रक्त को जमने से रोकता है। तो जब कोई जोंक या जो हमारी हीरोडिनेरिया है ये जांघ पे चिपककर यदि खून पीती है तो इसकी लार में से भी क्या होता है? ये निकलना शुरू होता है, जिससे हमारे शरीर से निकलने वाला खून जमता नहीं है। और जब किसी व्यक्ति में चोट लगती है किसी को, तो जब उसका चोट लगने के बाद में क्लॉट नहीं करता है तो उस केस में इसी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसका नाम क्या आता है? हीरोडिन। तो इतनी बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है इसमें कि एफ्रोडाइट नाम का जो एनालिडा होता है उसे हम समुद्री चूहा या फिर सी माउस के नाम से जानते हैं। आगे है केंचुआ को पृथ्वी की आंत या किसानों का मित्र या फिर प्रकृति का हल वहा या फिर मृदा उर्वरकता का बैरोमीटर कहा जाता है। तो केंचुए के संदर्भ में ये सभी नाम आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है। आगे है इसमें अगला नया संघ जिसका नाम है संघ मोलास्का। तो मोलास्का शब्द का जो प्रयोग हुआ था पहली बार अरस्तु ने किया था और इन्होंने सबसे पहले ये मोलास्का जो नाम है यह कटल फिश के लिए यूज़ किया था। तो कटल फिश को पहली बार मोलास्का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है। आगे है इस संघ का नामकरण जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे।
आगे है इसमें कि मोलास्का का अर्थ होता है मुलायम या फिर कोमल, अर्थात इनका शरीर अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोमल होता है। तो ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर अत्यंत मुलायम होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोलास्का संघ के जीव जंतु कहते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, मुलायम होता है। ठीक है, आगे यह अधिकांशतः समुद्री जीव होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जीव जंतु होते हैं इसमें जो कि स्थल पर भी निवास करते हैं। आगे इनके शरीर की संरचना त्रिस्तरीय होती है, अर्थात इनके शरीर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म नाम की 3 परतें पाई जाती हैं। अगला बिंदु है कि इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक सममितीयकार होता है, मतलब इनको यदि बीच में से आप काटेंगे तो ये इनका शरीर 2 बराबर भागों में बँट जाता है। लेकिन टार्सन नाम का जो मोलास्का होता है यह असममित होता है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, आपका अरीय हो जाएगा, मतलब इसको बीच में से काटने पर ये 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, आगे है इसमें इनका रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुला होता है, क्योंकि इनके शरीर में किसी भी प्रकार की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जैसे हम में धमनी सिरा होती हैं, तो इनके शरीर में ऐसी सिराएं नहीं पाई जाती हैं, तो खून इनका पूरे शरीर में ऐसे ही खुला संचरित होता रहता है। आगे है इनके रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है, या किन्हीं किन्हीं में हरा, लाल या फिर रंगहीन होता है। और ये जो रक्त का मुख्य रूप से रंग होता है, इतने सारे रंगों में मुख्य रूप से होता है नीला। और नीला रंग इसलिए होता है रक्त का क्योंकि उनके रक्त में हीमोसियानिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो कि उनके रक्त के रंग को नीला कर देता है। ठीक है, आगे है इन प्रकार के जीवों में श्वसन की क्रिया क्लोम से या फिर फेफड़ों से होती है। जब ये समुद्र में या जल में निवास करते हैं तो यह क्लोम के द्वारा या गलफड़ों से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और जो कुछ थोड़े बहुत स्थल पर निवास करते हैं वह फेफड़ों के माध्यम से वायु की जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा श्वसन करते हैं। आगे है यह प्रायः एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंग में अपने अपने अलग अलग क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं। आगे है इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक विधि से होती है, लेकिन जो निषेचन की क्रिया होती है वह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से पूर्ण होती है। ठीक है, आगे है उत्सर्जन के लिए इस प्रकार के जगत के पास में मुख्य रूप से किडनियां पाई जाती हैं। किडनी को ही आप क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। और ये इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं मोलस्का वाले, जब वो उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जन में अमोनिया और यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, मतलब इन 2 चीज़ों को शरीर से क्या करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं। आगे है इसमें मोलस्का से संबंधित उदाहरण, तो उदाहरणों में हम पढ़ेंगे इसमें पायला, शीप या फिर सीपियां भी कह सकते हैं आप इन्हें, घोंगा, कटल फिश, काइटन, हेलिक्स, डोरिस, ऑक्टोपस, नेटिलस और नियोपाइलिना। तो ये नाम सुने होंगे आपने, ऑक्टोपस का सुना होगा, घोंगा का सुना होगा, कटल फिश का सुना होगा, डोरिस का नाम सुना होगा, सीप का नाम सुना होगा। तो ये सभी के सभी जीव जंतु कैसे होते हैं, हमारे मोलस्का जगत के जीव जंतु होते हैं। आगे है संघ मोलस्का से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसमें सबसे पहला बिंदु है काइटन के बारे में। तो जो काइटन नाम का मोलस्का होता है इसे हम समुद्री चूहिया कहते हैं, और जो डोरिस नाम का मोलस्का होता है उसे अपन समुद्री नींबू कहते हैं, और ऑक्टोपस को अपन श्रृंगमीन कहते हैं, और एप्लीसिया नाम के जो मोलस्का है उसको अपन समुद्री खरगोश के नाम से जानते हैं। आगे है कुंडलिन नाम के मोलस्का को अपन उद्यान घोंगा के नाम से जानते हैं, और इयोलिस नाम का जो हमारा मोलस्का होता है इसे अपन समुद्री स्लंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 प्रकार के मोलस्काओं के उदाहरणों के अन्य नाम बताएं जो कि आपको इसमें याद रखना है, और सभी के सभी नाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, आगे है इसमें ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं, और सीपिया को हम कटिल फिश के नाम से जानते हैं। आगे है पाइला का जो साधारण नाम है वह क्या होता है, घोंगा, या उसी को अपन एप्पल स्नेल भी कहते हैं। ठीक है, आगे है सीपिया और लोलिगो सबसे बड़े आकशेरुकी जंतु होते हैं।
वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट। अभी तक हम जितने भी अकशेरुकी जीव जंतु पढ़ के आ रहे हैं वह उन सभी में से जो मोलस्का संघ के जीव जंतु होते हैं, और उनमें भी कौन से वाले, सीपिया वाले और लोलिको, ये दोनों सबसे बड़े अकशेरुकी जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। आगे की क्लास मैं दिन में आपकी 2 बार कर दूंगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ठीक है, एक सेशन में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, मतलब उसमें रिवीजन करेंगे, और सेकंड वाले हाफ में हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे कुछ शिकायतें आ रही हैं इसमें कि बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो मैं अब कोशिश करता हूँ आज से आपको रेगुलरली सभी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड की जाए। कुछ पीडीएफ अभी बची हुई हैं बनने के लिए, तो 1 या 2 दिन में बन जाएंगी। तो मैं एक बार फिर से सारी पीडीएफ सिस्टमेटिकली क्लास 1 से लेके अभी तक जितनी भी क्लास हो चुकी हैं सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।